हेलो एवरीवन। जैसे कि पता है कि कल मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसके अंदर आप सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने खोल के बैठेंगे एंड देन मैं उसको एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पूरा अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट किया था, डेट इज़ एंड्रोशियम। और एंड आज हम उसी को कंटिन्यू करके अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेट इज़ गाइनोशियम उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, बीच बीच में जैसे जैसे आएगा तो मैं पिछले वाले लेक्चर का भी रिवीजन इसी में कराती रहूँगी, जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे उनके साथ साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। 2.2.0 द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। देखो बच्चे, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा हमारा? पिस्टल आएगा, ओव्यूल आएगा एंड एम्ब्रियोसेक आएगा। और यहाँ पे ओव्यूल को ही हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम सिमिलर है माइक्रोस्पोरेंजियम के जैसे, जैसे कि हमने वो मेल में पढ़ा था, ठीक है। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताता है, तो वही रिप्रेजेंट करता है, यही बता रखा है। The gynoecium may consist of single pistil monocarpellary और may have more than one pistil multicarpellary। यानी कि गाइनोशियम के अंदर एक पिस्टल हो सकती है, एक पिस्टल होगी, सिंगल पिस्टिकुल होगी तो सिंगल, वन वन का मतलब मोनो, तो मोनोकार्पलरी बोलेंगे। एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे हम? मल्टी कार्पलरी, ठीक है। कार्पल जो होता है वो होता है वर्ड ऑफ पिस्टल को कार्पल बोलते हैं। एक होगी तो मोनो एंड अगर एक से ज़्यादा होगी तो मल्टी। When there are more than one pistil may be fused together syncarpus और may be free apocarpus। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगी तो इसकी भी दो कंडीशन है, या तो वो एक साथ फ्यूज हो सकती हैं या वो फ्री हो सकती हैं। अगर वो फ्यूज होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिनकार्पस। सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन। आगे हम पढ़ेंगे सिनगैमी, तो वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन एंड कार्पस वही कार्पल से आया। तो सिनगैमी के अंदर क्या होता है, जो हमारी कार्पल या फिर जो पिस्टिल होती है वो फ्यूज होंगी। एंड दूसरा क्या है हमारा? एपोकार्पस। एपोकार्पस में फ्री होंगी। इनके वो डायग्राम भी दे रखे हैं। फिगर 2.7 के बी का जो डायग्राम है वो सिनकार्पस का है एंड जो सी वाला है वो है हमारा एपोकार्पस का, ठीक है। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट। हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होंगे। द स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी। कौन कौन से? हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होंगे, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। जैसे कि वहाँ पे पिस्टल की तरह ही वहाँ पे क्या था हमारा? था स्टेमन। स्टेमन के मेल में 2 पार्ट थे। कौन कौन से थे बताओ जल्दी जल्दी? हाँ, कौन कौन से थे? पहला पार्ट था फिलामेंट एंड सेकंड पार्ट क्या था? एंथर। ऐसे ही यहाँ पे इसका जो सिमिलर चीज़ है, जैसे वहाँ पे स्टेमन था वैसे यहाँ पे पिस्टल है। पिस्टल के 3 पार्ट है, कौन कौन से? स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी। ये फिगर 2.7 के बी में दिखा भी रखा है डायग्राम के थ्रू, तुम्हें अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम पढ़ते हैं कि स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है एंड द ओवरी क्या होती है। तो द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा जो है वो एक तरीके का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए। यानी कि जब सबसे पहले पोलन ग्रेन आएंगे तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से स्ट्रक्चर पे जाके, कौन से पार्ट पे जाके लैंड करेंगे? किस पे करेंगे बताओ? हाँ सही बोला, स्टिग्मा पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल। तो स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड लंबा पार्ट है और ये किसके नीचे होता है? स्टिग्मा के नीचे। पहले स्टिग्मा होता है एंड देन उसके नीचे क्या होता है? स्टाइल होता है। लंबी जो डंडी होती है उसको स्टाइल बोलते हैं। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। बेस में जो सबसे बेस वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है और वो बल्जिंग पार्ट होता है, मतलब उभरा हुआ। इट्स लाइक द 3D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी लोक्यूल। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खालीपन, एम्प्टीनेस। तो वहाँ पे खाली जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल, उसके नाम से पता चल रहा है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। ये जो ओवरियन कैविटी है इसके अंदर क्या हमारा होता है? प्लेसेंटा होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन डेट यू स्टडीड इन क्लास 11। तुम याद करो क्लास 11 में तुमने मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेसेंटा के टाइप कौन कौन से होते हैं। 5 टाइप के प्लेसेंटा थे। राइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। प्लेसेंटा से अराइज होता है हमारा मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया को ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ओव्यूल, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, wheat, paddy, mango, too many, papaya, watermelon,
वॉटरमेलन ऑर्चिड, यानी कि जो ओव्यूल का नंबर होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। अगर एक है तो एक का एग्जाम्पल क्या होगा, वीट में, पैडी में, मैंगो में। और अगर एक से ज़्यादा है तो पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, इन सब में तुमने देखा होगा कि जो सीड होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं, तो ओव्यूल से ही बाद में सीड बनता है। तो तुम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा कि ओव्यूल से सीड बनता है, किससे क्या बनता है वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी। तो याद रखना ऐसे भी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा ही ओव्यूल होंगे, और जिसके अंदर एक सीड होता है उसके अंदर यानी कि एक ही ओव्यूल होगा। ऐसे करके तुम्हें इजी याद रहेगा एग्जाम्पल याद करना। जैसे कि वीट में एक ही सीड होता है, मैंगो में, मैंगो का तुम्हें ऑब्वियसली विजिबल भी होता है, एक ही होता है, पपाया में एक से ज़्यादा होते हैं, वाटरमेलन में एक से ज़्यादा होता है, तो वही। ठीक है, आगे लंबा नहीं खींचते हैं, समझ आ गया होगा आई थिंक। द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। लेट अस फैमिलियर अवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। फिगर 2.7D में एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल है उसका तुम्हें पूरा डायग्राम दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, लेबलिंग के बेसिस पर भी आते हैं, तो इस वाले डायग्राम को अच्छे से पढ़ भी लेना। ऑब्वियसली मैं समझा रही हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। यानी कि ओव्यूल जो है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा और ओव्यूल किसके थ्रू अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं हमारे एक स्टॉक, स्टॉक मतलब लाइक डंडी की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम बोलते हैं फ्यूनिकल, उससे अटैच रहते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन ए रीजन कोल्ड हाइलम। यानी कि जो ओव्यूल की बॉडी जहाँ पे यानी कि जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे फ्यूज करते हैं उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये नीचे ये ओव्यूल है एंड यहाँ पे प्लेसेंटा एंड ओव्यूल किससे थ्रू कनेक्ट होंगे, ये कनेक्ट होंगे हमारे फ्यूनिकल के थ्रू। इस डायग्राम में अच्छे से देखो, और फ्यूनिकल और क्या बोलते हैं ये ओव्यूल जिस पॉइंट पे अटैच होंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हाइलम। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, प्लेसेंटा, मान लो दिस इज द प्लेसेंटा, ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल से यहाँ से निकला है ये प्लेसेंटा एंड ये हमारा ओव्यूल। तो ये प्लेसेंटा, मान लो दिस इज द प्लेसेंटा एंड ये ओव्यूल जो है ये जिसके थ्रू अटैच रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। एंड जहाँ पे ये फ्यूनिकल है एंड देन दिस इज मान लो हमारा ओव्यूल, जहाँ पे ये दोनों अटैच रहेंगे उस रीजन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किस किस के बीच का जंक्शन होता है, फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। याद रखना, इसमें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाइलम क्या है एंड फ्यूनिकल क्या है। तो हाइलम जो है वो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को अटैच करने वाला है। हाइलम किस किस के बीच का है, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। एंड फ्यूनिकल किस किस के बीच का है, फ्यूनिकल है ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। ऐसे करके याद रखना, ठीक है। यानी कि दोनों में ओव्यूल तो आएगा ही, एक में फ्यूनिकल आएगा, एक में हाइलम आएगा, ऐसे याद रखना तुम। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंट्यूग्यूमेंट। यानी कि एक ओव्यूल के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल्स द न्यूसेलस एक्सपेक्ट at the tip where a small opening called the micropyle is organized। यानी कि इंटेग्यूमेंट जो है वो न्यूसेलस को हर तरीके से हर जगह से कवर करके रखता है, एक्सेप्ट एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़ के, एक छोटे से पोर को छोड़ के, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। देखो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा एंड पाइल का मतलब होता है हमारा पोर। तो एक छोटे से पोर, एक छोटे से छेद को छोड़ के चारों तरफ से इंटेग्यूमेंट जो है वो कवर करके रखता है, किसको, न्यूसेलस को। अपोजिट टू द, देखो दो एंड होते हैं, एक एंड जहाँ पे वो ओपनिंग है उस वाले एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपोलर एंड, और जो उस माइक्रोपाइलर एंड के जो उस अपोजिट वाला बिल्कुल उसके ऊपर अपोजिट की तरफ जो एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चलाजा एंड। तो अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इज चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो चलाजा वाला पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस वाले पार्ट को, उसके बेस को, ठीक है ना। यानी कि तुम अगर 3D स्ट्रक्चर बनाओगे, लाइक दिस इज द ये पूरा एक ओव्यूल है, इसके अंदर ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर सेल रहते हैं, उसके साइड में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कवरिंग करने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम इंटेग्यूमेंट कहेंगे। मेनली 2 इंटेग्यूमेंट होती है, बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, टेस्टा, एंड जो अंदर वाला होता है उसको हम बोलते हैं टैगमन, ठीक है। इसको मैं और आगे बताऊंगी कि टेस्टा और टैगमन के बारे में आगे अच्छे से दे रखा है। एंड इसका जो एक जगह होता है जहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, और
बिल्कुल इस माइक्रोपाइलर एंड के नीचे कौन सा एंड होता है, चलाजा एंड होता है। चलाजा एंड जो होता है वो बेसल पे होता है, बेस की साइड वाले को चलाजा बोलते हैं, एंड फ्रंट वाले को, ऊपर वाले को, टॉप वाले को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। एंड उसके बाद हाँ बस इतना ही था, आगे पढ़ते हैं। एनक्लोजिंग विद इन द इंटेग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल कोल्ड द न्यूसेलस, यानी कि जो मैंने बोला था ना कि जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्टिव वो होते हैं, तो जिनको कवर करके रखते हैं उन सेल को क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे मास ऑफ सेल जिनको इंटेग्यूमेंट कवर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। सेल ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, जो न्यूसेलस के जो सेल होते हैं उनके पास बहुत सारा खाना होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल रिजर्व होता है, मतलब उनके पास स्टोर होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, एंड न्यूसेलस के अंदर क्या लोकेट होता है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एन ओव्यूल हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, यानी कि एक ओव्यूल के अंदर जर्नली कितने एम्ब्रियो सैक होते हैं, सिंगली एक होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो मेगास्पोर का मतलब होता है मेगास्पोर यानी कि मेल गैमेटोफाइट, एंड जेनेसिस मतलब जनरेट होना, सिंथेसिस होना, बनना। तो अब हम पढ़ते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट जो कि कौन है, मेगास्पोर, वो कैसे बनता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का बनना किससे, मेगास्पोर मदर सेल से बनने को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम पोलन मदर सेल से बनने को हम क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर का बनना किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी आवाज के लिए। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स आर जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मदर सेल इन द ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मदर सेल मेम्सी इन ए माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, यानी कि ओव्यूल जो है वो जनरली डिफरेंशिएट कर देता है, बहुत सारे सेल होते हैं न्यूसेलस के, उसमें से किसी एक सेल को वो क्या बनाता है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन में। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस, ये जो सेल होता है न्यूसेलस का, मतलब न्यूसेलस में बहुत सारे सेल होते हैं, मैंने बताया था ना मास ऑफ सेल को न्यूसेलस बोलते हैं, उसमें से किसी एक सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अच्छा खासा प्रोमिनिएंट न्यूक्लियस होता है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल कौन से डिवीजन करता है, मियोटिक डिवीजन। वहां पर भी सेम, लेकिन वहां पे ना एक डिफरेंस था, वहां पे सारे जो सेल थे ना वो बनाते थे, जितने भी सेल थे वो सभी पोटेंशियल पोलन ग्रेन थे, यानी कि वो हर कोई सेल जो था वो एक पोटेंशियल पोलन था, हर एक सेल जो था वो वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था। लेकिन यहाँ पे कोई एक सेल ही है जो मेगास्पोर मदर सेल है, यानी कि वहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू के जितने भी सेल थे वो सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, लेकिन यहाँ पे न्यूसेलस का कोई एक ही सेल है जो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होगा, मतलब जो कि म्यूटिक डिवीजन करेगा। म्यूटिक डिवीजन वहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी हो रही है, वो सेम है, ठीक है। वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस जा रही है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे जो हमारी प्लोइडी होगी वो हैप्लोइड होगी, ठीक है, ये ही इसका इंपॉर्टेंस है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, मियोसिस से क्या बनेगा, तो 4 मेगास्पोर बनेंगे। नेक्स्ट है फीमेल गैमेटोफाइट टॉपिक, ठीक है। In a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate, यानी कि ज़्यादातर मेजॉरिटी, ये याद रखना कि सभी में नहीं पूछा, ये तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सभी फ्लावरिंग प्लांट में होता है, तो सभी में नहीं, तो मेजॉरिटी में, यानी कि ज़्यादातर में ये होता है कि जितने भी मेगास्पोर होते हैं उनमें से मतलब 4 मेगास्पोर बनते हैं, उनमें से कोई एक ही फंक्शनल होता है और बाकी के जो 3 होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो फंक्शनल होगा उन चारों में से वही आगे डेवलप होगा हमारे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में। मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा मेथड जहाँ पे कोई एक सिंगल मेगास्पोर जो है वही डेवलप करता है, आगे डिफरेंशिएट करता है, तो उसलिए हम इसको कैसे डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब सिंगल, स्पोर मतलब एक स्पोर, यानी कि एक ही स्पोर जर्मिनेट करेगा, डेवलप करेगा,
इसलिए कैसी डेवलपमेंट हुई, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट वुड बी द प्लोइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, मेगास्पोर, मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इन सबकी प्लोइडी क्या होगी वो तुम बता देना। चलो मैं भी बता देती हूँ। न्यूसेलस की प्लोइडी 2n होती है, मेगास्पोर मदर सेल की भी 2n होती है। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल के बाद फिर मियोसिस होती है। तो मियोसिस के बाद हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो उन चारों की प्लोइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, n होगी। और सेम फीमेल गेमेटोफाइट उससे ही डेवलप होता है, तो उसकी भी प्लोइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, n होगी। तो लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, सॉरी लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। चलो अभी हमने ऊपर से पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, अब हम इसकी और ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। फिगर 2.8 का बी कहाँ है, ये वाला, इस बी वाले पार्ट में अच्छे से बता रखा है। वही चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी जो डायग्राम में है, तुम इसको भी देखते रहना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। पढ़ते हैं। द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यानी कि जो न्यूक्लियस होगा किसका, कौन से वाले का, फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली यानी कि 1 से 2 सेल बनाएगा। ठीक है, 1 से 2 सेल बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, जो कि एक पहले एक था, 1 से 2 न्यूक्लियाई बन के दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, मूव टू द अपोजिट पोल फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यानी कि अब 2 न्यूक्लिएटेड, पहला फिगर देखो यहाँ पे जो पहले वाला है वहां पे 2 दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ देखो यहाँ पे एक ये, तो यहाँ पे ये 2 एम्ब्रियो, दो, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बना। फिर 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन अकर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएटेड एंड लेटर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। फिर ऐसे ही 2 और माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे कि फिर 4 वाली स्टेज आती है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस होंगे एंड देन फिर 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज आएगी। इट इज 1, यानी कि टोटल ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है कि एक पोलन मदर सैक में कितनी, यानी कि या फिर ये भी बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक में कितनी डिवीजन होती है। तो कितनी माइटोटिक डिवीजन होती है, 3 माइटोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, it is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by the cell wall formation। हाँ, ये बहुत याद रखने वाली, स्ट्रिक्ट याद रखने वाली चीज़ है कि स्ट्रिक्टली यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल मैंने पहले लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि पहले यहाँ पे केवल और केवल क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। ठीक है, इमीडिएट साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होती, यानी कि पहले केवल क्या डिवाइड होंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। अगर न्यूक्लियस के बाद साथ के साथ सेल, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, तो फिर अलग अलग सेल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल पहले क्या हो रहा है, केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, केवल न्यूक्लियस जो है वही डिवाइड कर रहा है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में होगी, इमीडिएटली नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज cell wall are laid down leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac। यानी कि जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है उसके बाद फिर सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बाद में, इमीडिएट नहीं होती है, बाद में होती है। सेल वॉल लेड डाउन लीडिंग बाद में होती है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। फिगर 2.8 के बी और सी में तुम ऑब्जर्व करो कि कितने तुम्हें सेल दिख रहे हैं बाद में। तो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and are organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। यानी कि 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर सेल वॉल सराउंड हो जाती है, यानी कि उनके पास सेल वॉल आ जाती है, सेल वॉल डेवलप कर देती है उनके अराउंड। और जो बाकी के जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। एंड पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो ये वाली लाइन याद करने वाली है, बिलो द एग एपरेटस। एग एपरेटस के नीचे, ये एक बार मैंने मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आया था, तो उसके अंदर था अबव द
एग एपरेटस सिचुएटेड अबव द एग एपरेटस, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो एग एपरेटस के ऊपर होते हैं। तो ये गलत है, मेरा भी गलत हो गया था, तो तभी से मुझे याद है कि ये बिलो द एग एपरेटस होता है। तो तुम भी इस चीज़ को याद रखना, बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, यानी कि जो लार्ज सेंट्रल सेल, देखो क्योंकि छः तो वहाँ पे वो बन गए, उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, वो अलग से सेल हो गए। जो बीच में जो पूरा एम्ब्रियो सैक है, जो उसका बाकी का बचा वो पूरा, देखो 6 इधर सेल हो गए, 6 इधर सेल, जो बीच वाला सेल है वो तो पूरा एक ही, उसके अंदर ही 2 न्यूक्लियाई है। तो ये लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट रहते हैं बिलो द एग एपरेटस के नीचे। There is a characteristic division of the cell within the embryo sac, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन है, सभी अलग अलग डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली वही। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूट द एग एपरेटस। तो एग एपरेटस होता क्या है, जो 3 सेल जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन, अभी बताया था ना, जहाँ पे वो एक छोटा सा स्मॉल पोर रह जाता है उसको माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं। तो वहाँ पर 3 सेल जो है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर सिचुएटेड हो जाते हैं, और वो क्या बना लेते हैं माइक्रोपाइलर रीजन के पास, एग एपरेटस। एग एपरेटस में होता क्या क्या है, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है, आगे लाइन में लिख रखा है। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। तो वही एग एपरेटस में क्या होता है, मतलब और कुछ नहीं है, ये सेल के नाम दे रखे हैं जो मैंने बोला ना, टोटल 8 सेल है। कैसे, 2 तो सेंटर में है, मतलब सेंटर में न्यूक्लियाई है, वो पूरा एक सेल माना जाएगा, जो सेंटर वाला है लास्ट सेंटर सेल, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होता है, एक तो ये हो गया और 3 ऊपर की साइड हो गए, 3 नीचे की साइड हो गए। तो यानी कि 3 माइक्रोपाइलर रीजन में हो गए, 3 चलाजल रीजन में हो गए। जो माइक्रोपाइलर रीजन में है उसको हम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। और जो उन 3 सेल जो हैं उनके नाम क्या होंगे, उन 3 सेल में से 2 सेल को हम बोलेंगे सिनर्जिड और एक को हम क्या बोलेंगे, एग सेल। ठीक है, द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tube in the synergid। यानी कि जो हमारे synergid सेल हैं उसके अंदर स्पेशल थिकनिंग होती है, स्पेशल थिकनिंग होती है कौन से वाले टिप पे, माइक्रोपाइलर टिप पे। और स्पेशल थिकनिंग को क्या बोलते हैं हम, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो क्या काम करते हैं, पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ना, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, जर्म पोल से निकलती है। तो इसीलिए अगर तुम्हें ये पढ़ना है तो पहले पीछे वाला लेक्चर देख के आओ, जब तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि मैं उससे पूरा लिंक करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हाँ यार फिर से, चलो कोई नहीं। तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या बोल रही थी, हाँ मैं, वहाँ पे क्या होती है, हमारी पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब जो निकलती है वो किसके थ्रू गाइड होते हुए जाती है, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू। और फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होते हैं, हमारे सिनर्जिड सेल के अंदर होते हैं। तो वही बताया गया है कि सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को जब वो एंटर करती है हमारे एग सेल में या फिर एम्ब्रियो सेल में। 3 सेल आर एट द चलाजल एंड आर कोल्ड एंटीपोडल सेल। जो सेल हमारे चलाजल एंड पर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल, बताया था ना, 3 सेल जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं और 3 जो होते हैं वो चलाजल एंड पे होते हैं। जो चलाजल वाले एंड पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सही बोला, एंटीपोडल। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैव 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो लार्ज, जो बीच का जो सेंट्रल वाला सेल है, जो सबसे बड़ा सेल है, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। थस अ स्पेशल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी दो 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल। तो ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी कभार आ जाता है कि 7 सेल है 8 न्यूक्लियस है, मतलब ऑप्शन में आता है, कभी कभार इसका उल्टा लिखा होता है कि 8 सेल हैं एंड 7 न्यूक्लियस है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 8 सेल हैं और 7 न्यूक्लियस है। तो याद रखना, तो मेच्योरिटी पे ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं 8 और सेल कितने हैं 7, क्योंकि एक जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर खुद के 2 न्यूक्लियस है जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक है तो न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा है तो न्यूक्लियाई, 2 है तो इसलिए न्यूक्लियाई। ठीक है, ये समझ आया। चलो ठीक है, आज अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज़ पोलिनेशन। ठीक है, बाय।